हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, मतलब न्यूटन फिजिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने इंटरफेस को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा कि इंटरफेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब फेजेस हैं। जैसे कि इसमें जो सब फेजेस हैं वो है आपके पास G1, फिर S, फिर G2, इस तरह के फेजेस हमने देखे और समझे। फिर आगे हमने उस पर बात डिटेल में बात किया था G1 के बारे में, फिर G2 के बारे में बात किया, फिर मैंने आपसे G S फेज के बारे में बात किया। तो आज जो हम लोग बात करेंगे मेनली वो होगा हमारा नेक्स्ट, मतलब ये फेज बाकी रह गया था जिसका नाम है G0 फेज। इसकी बात करेंगे हम लोग और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन से सेल G0 स्टेज में जाएगा और कौन से सेल G0 स्टेज में नहीं जाएगा, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो ये इंटरफेस का ही एक तरह से पार्ट है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि G0 फेज होता क्या है। क्लियर है क्या? चलिए देखिए, हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो रहेगा अपने पास G0 फेज। कौन सा फेज बच्चे लोगों? G0 फेज। ठीक है, G0 फेज रहेगा अपना। तो G0 फेज जो अपना टॉपिक है वो है G0 फेज। कौन सा फेज बच्चे? G0 फेज। सबसे पहली बात ये देखेंगे ये कैसा फेज है, कहाँ पाया जाता है। मैंने अभी आपको सेल्स, जब मैंने आपको ये बताया, जब मैंने आपको ये क्या बोलते हैं कि G0 फेज एक ऐसा फेज जिसमें मतलब जैसे हार्ट सेल जिसको डिवाइड नहीं करना होगा वो सेल कौन से सेल में जाके मतलब चला जाएगा, वो हो जाएगा G0 फेज में। देखिए जैसे सेल डिवीजन होता है और जिस सेल को डिवाइड करना रहता है वो G0 फेज में नहीं जाएगा, लेकिन जिस सेल को डिवाइड करना नहीं है या टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए उस सेल को अभी डिवीजन नहीं करना है तो वो कौन से फेज में पहुंच जाएगा? आपके G0 फेज में पहुंच जाएगा और वहां पे कुछ टाइम के लिए वो आपके सेल साइकिल से सस्पेंडेड हो जाएगा। और सस्पेंड होकर सेल साइकिल से बाहर तो नहीं कह सकते, लेकिन सस्पेंड रहेगा। जब उसको लगेगा कि फिर हमको डिवाइड करना है तो फिर वो एंट्री मारेगा फिजिक्स में, सेल साइकिल में। फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो चलिए सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि जो सेल डिवाइड नहीं करता, कौन सेल बच्चे लोगों? जो सेल डिवाइड नहीं करता, जैसे दोज सेल which does not divide, वो हो गया जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा चाह रहा वो। या फिर कुछ सेल तो ऐसे होते हैं जो ओकेजनली डिवीजन करते हैं। ओकेजनली कहें तो कहने का मतलब क्या है? ओकेजनली या फिर टेम्परेरी, ओकेजनली जो डिवीजन को शो करेगा वो कहाँ चला जाएगा? आपके पास चला जाता है G0 फेज में। जैसे कौन सा सेल? आप देखिए सबसे पहले जो आपका हार्ट सेल है, कौन सा सेल है बच्चे लोगों? हार्ट सेल एक टाइम के बाद डिवीजन नहीं करता तो वो कौन से स्टेज में चला जाएगा? आपका G0 स्टेज में चला जाएगा। क्या यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा? हाँ, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। और दूसरी बात, और ये सेल साइकिल से बाहर नहीं जाता, एग्जिट नहीं होता, ये सेल साइकिल में ही रहता है पर सस्पेंडेड रहता है बच्चे लोग। ठीक है, तो दूसरी बात मैं क्या बात करूं यहाँ पे, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहेगा। क्या रहेगा बच्चे लोगों? ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा ये। ठीक है, सब कुछ एक्टिव रहेगा इसका। और दूसरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं कि ये जो G0 में जाता है क्या वो सेल साइकिल से बाहर चला जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, वो सस्पेंड हो जाता है कुछ टाइम के लिए। क्लियर है क्या? तो सस्पेंडेड मतलब कहने का मतलब क्या है? ये सस्पेंडेड टू द सेल साइकिल। क्या हो गया ये? सस्पेंडेड टू द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल से कुछ टाइम के लिए क्या हो गया बच्चे लोगों? सस्पेंड हो गया है। कौन सा? जो भी G0 फेज में जा रहा है। सबसे पहली बात कि G0 फेज में कौन जाएगा? G0 फेज में वही सेल जाएगा जिसको डिवीजन नहीं करना होगा, जिसको डिवाइड नहीं करना होगा। दूसरा यह है कि उसे लग रहा है कि अभी हमें डिवीजन नहीं करना चाहिए तो वो चला जाएगा कहाँ पे? आपके G0 फेज में। और जब उन्हें लगेगा कि फिर से हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही है तो फिर वो सेल साइकिल में फिर से आएगा, पूरी सारा प्रोसेस होगा और वो सेल क्या हो जाएगा? फिर से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर इतनी सारी बातें पता है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सेल साइकिल में कौन से
प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, उन प्रोटीन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल के प्रोटीन्स के बारे में। तो जो सेल साइकिल है ना, इसमें ग्रुप ऑफ प्रोटीन लगता है। क्या लगता है बच्चे लोगों? देखो, अगर मान लो ये आपके पास सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल में ना ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन लगता है। क्या लगेगा इसमें? ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ग्रुप्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं बच्चे लोगों? आपके सेल डिवीजन को चला रहे हैं या फिर रन करवा रहे हैं। वो जो प्रोटीन, उसके नाम है साइक्लिन। क्या नाम है बच्चे लोगों? साइक्लिन। और दूसरा जो प्रोटीन है वो नाम है CDK। ये दो प्रोटीन जो आपके सेल साइकिल में हेल्प करता है, उसका नाम याद रखेंगे कि एक का नाम है साइक्लिन और दूसरे का नाम है CDK। यही दो प्रोटीन है जो कि सेल साइकिल को रन करने में जिम्मेदार है, जिसका नाम है साइक्लिन एंड CDK प्रोटीन्स। क्लियर है क्या? अगर इतनी सी बात पता है तो आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि एक चेक पॉइंट की बात करेंगे कि सेल साइकिल में चेक पॉइंट किसे कहा गया है। देखिए, चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल, चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल। अब ये होता क्या है, अभी 1 मिनट में हम समझेंगे कि चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है सेल साइकिल में। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सेल साइकिल में चेक पॉइंट कहाँ कहाँ दिखाई देगा आपको। एक तो G1 और S के बीच में, कहाँ पे बच्चे लोगों? G1 और S फेज के बीच में। और दूसरा G2 और M फेज के बीच में हमें क्या देखने को मिल जाएगा? वो हमें देखने को मिल जाएगा सेकेंड चेक पॉइंट्स। अब ये चेक पॉइंट क्या होता है उसकी बात सुनिए। देखिए, अगर मान लेते हैं कि ना ये हमारे पास क्या है बच्चे लोगों? सेल साइकिल है। क्या है बच्चे लोगों? ये अपने पास सेल साइकिल है। अगर ये सेल साइकिल है तो यहाँ पे जो पहला साइकिल का नाम है उसका नाम क्या होता है अपने पास? G1, फिर इधर S और इधर फिर क्या हो जाएगा आपके पास? G2। और फिर ये अपने पास कौन सा होता है? M फेज होता है। क्लियर है क्या? अगर इतनी सी बात पता है तो देखिए, जैसे एक जो सेल साइकिल का जो पहला चेक पॉइंट दिखेगा हमें G1 और S के बीच में। कहाँ पे बच्चे लोगों? G1 और S के बीच में हमें मान लीजिए ना यहाँ पे एक चेक पॉइंट है। ये क्या है बच्चे लोगों? अपना चेक पॉइंट। अब ये चेक पॉइंट क्या होता है? दूसरा क्या होता है? S फेज। दूसरा होता है G2 और यहाँ पे M फेज में। ये चेक फेज क्या है अभी हम देख लेते हैं। हम लोग 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये चेक फेज है क्या। देखिए, ये अपने पास क्या है? चेक पॉइंट। कहाँ के किसके बीच में है? G1 और S के बीच में। इसका काम क्या है कि चेक पॉइंट पहले ना सेल को चेक करेगा कि जो जो फंक्शंस यहाँ पे होने चाहिए थे, कहाँ पे? आपके G1 में। जैसे सेल ऑर्गेनल डबल हुआ कि नहीं हुआ, RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये सब हो गया, सब चेक करेगा पहले हमारा ये चेक पॉइंट, तब जाके उसको सेल के अगले स्टेज में एंटर करवाएगा, अगले स्टेज में भेजेगा। फिर उसके बाद देखिए, मान लेते सब कुछ डबल हो गया, सारा कुछ यहाँ पे प्रॉपर है, तो वो फिर कहाँ पे एंटर मार जाएगा? आपका S फेज में। फिर S फेज से जाएगा G2 फेज में। फिर G2 से M फेज में जाने के पहले उसको फिर चेक किया जाएगा कि इसके सारे जो ऑर्गेनल्स हैं या जो भी इसेंशियल फंक्शन थे इसके पास, जो भी इनको डबल करना चाहिए था, वो सारा कुछ डबल हुआ कि नहीं, या सारी तैयारी अभी हुई है कि नहीं। अगर तैयारी नहीं हुई तो सेल को आगे फर्दर नहीं किया जाएगा, डिवीजन में नहीं भेजा जाएगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? सेल को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए चेक पॉइंट सेल में होते हैं, ताकि वो चेक कर पाए कि जो भी इसेंशियल चीजें होनी चाहिए थी इसमें, वो हुआ है कि नहीं। अगर हो गया है तो सेल आगे डिवीजन में जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो सेल आगे डिवीजन में नहीं जाएगा। तो ये दो चेक पॉइंट्स आप देखते हैं सेल डिवीजन में। क्लियर है? तो ये दोनों चेक पॉइंट देख लेंगे आप लोग। अब हम लोग थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जिसका नाम है कि जो सेल साइकिल को कैसे समझे हम, क्या क्या चीजें अब तक हमने पढ़ा, उन सब के बारे में हम लोग एक बार से फिर से बात कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। ठीक है? क्लियर है क्या? चलिए, तो अब मैं इसको इरेज करता हूं और सेल साइकिल को एक वे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको मैं। चलिए, तो ये जो अपना सेल साइकिल है, देखिए कुछ कैसा है सेल साइकिल अपना। ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाया है सेल साइकिल। कौन सा साइकिल बच्चे लोगों? सेल साइकिल। क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको सेल साइकिल में, एक बार मैं फिर से रिकैप करवा देता हूँ। कुछ तरह का साइकिल होता है अपने पास, जिसको हम लोग सेल साइकिल कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम सेंटर ले लेते हैं इसको। सेंटर अगर लिया तो पहला जो फेज होगा अपने पास वो है अपने पास G1 फेज, उसके बाद दूसरा S फेज, उसके बाद अपने पास G2 फेज। ये कुछ इस तरह का था सेल साइकिल अपना। और मान लेते हैं इसको भी डबल बना देते हैं तो और अच्छा लगे अपना। कुछ इस तरह से देखिए, सबसे पहले तो ये अपना है
मैं एक बार सबका नाम लिख देता हूं। ये अपने पास है G1 फेज। कौन सा फेज बच्चे लोगों? G1 फेज। उसके बाद दूसरा जो फेज आता है उसका नाम क्या है बच्चे लोगों अपने पास? S फेज। कौन सा फेज? S फेज। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे G2 फेज, G2 फेज। फिर अपने पास ये M फेज हो जाएगा अपने आगे, ये M फेज। और M फेज के बाद अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे कुछ सेल सस्पेंड हो करके रुक जाता है, जिसको हम लोग G0 फेज कहते हैं। आइए हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं कि G0 और S फेज में क्या क्या हमें दिखाई देगा। क्लियर है क्या? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेज के G1 फेज से। क्लियर है? इंटरफेज के G1 फेज से सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिखाई देगा हमको, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको मानना क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे आरएनए और आरएनए एंड प्रोटीन। आपका जो आरएनए है और जो प्रोटीन है वो बन जाएगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट की वजह सेल ऑर्गेनल डबल हो जाएगा। सेल ऑर्गेनल जो है वो हो जाएगा डबल, ठीक है, हो जाएगा डबल यहाँ पे, ठीक है, बेसिक बात है। क्लियर। अब हम यहाँ पे ना क्रोमोसोम को देखेंगे। किसको देखेंगे बच्चा? मेनली क्रोमोसोम को। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे अपना जो क्रोमोसोम है ना कुछ इस तरह से है। किस तरह से है? इस तरह से है। और इसके अंदर अपने पास क्या है बच्चे लोगों? इसके अंदर अपने पास डीएनए है। जैसे ही ये चीज इंटर मारेगा किसमें? ये चीज मारेगा इंटर एस फेज में, तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि ये तो पुराना जो आपका डीएनए तो है ये है। अब यहाँ पे एक नया आपके पास ये रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का कुछ इस तरह से। बदल जाएगा तुम मिलो तो सही। तो सुनिए, तो यहाँ पे ना इसके अंदर अपने पास, तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि इसके अंदर अपने पास क्या है बच्चे लोग, अपने इसके अंदर डीएनए इस तरह से होता है। देखिए जैसे ही आपको अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्रोमेटिड एक था और डीएनए भी अपने पास एक था, पर यहाँ पे क्या हुआ? क्रोमेटिड डबल हो गया, डीएनए आपका डबल हो गया, पर क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ। क्रोमोसोम का नंबर डबल होने के लिए क्या करना पता है बच्चे लोगों? 2 सेंट्रोमियर का होना जरूरी है। अगर मान लो कि 1 सेंट्रोमियर है तो क्रोमोसोम का नंबर भी कितना होगा आपके पास? 1 ही होगा। क्लियर है क्या? चलिए, अगर ये बात पता है तो सुनिए आप। देखिए जैसे ही ना यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे क्रोमोसोम, ये जो आपका क्रोमोसोम है, ये जो अपने क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये जो क्रोमोसोम हम देख रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम जो हम देख पा रहे हैं, इस क्रोमोसोम में क्या है? इस क्रोमोसोम में ना केवल 1 क्रोमेटिड है। क्या बच्चे लोगों? 1 क्रोमेटिड है। एक ही क्रोमेटिड हमें दिखाई देगा। पर जैसे ही, और एक क्रोमेटिड है और यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है। क्या है बच्चे लोगों? यहाँ पे एक सेंट्रोमियर, मतलब एक सेंट्रोमियर मतलब एक ही क्रोमोसोम। जैसे ही ये आपके एस फेज में जाएगा, कहाँ जाएगा बच्चे? एस फेज में जाएगा, तो हमें क्या दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे भी 1 सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पे भी हमको क्या दिखाई देगा? पहले 1 सेंट्रोमियर ही दिखाई देगा। जब सेंट्रोमियर का नंबर सेम तो मतलब क्रोमोसोम का भी नंबर सेम। पर यहाँ पे दूसरी बात, खास बात क्या होती है कि यहाँ पे 1 क्रोमेटिड था, यहाँ पे कितना क्रोमेटिड हो जाएगा आपके पास? 2 क्रोमेटिड हो जाएगा। 2 क्रोमेटिड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन में। अगर एस फेज में हम देखें तो यहाँ क्रोमोसोम का नंबर क्या है? सेम ही है, एक का एक ही है, पर यहाँ पे क्रोमोसोम का कंटेंट बढ़ गया। क्या बढ़ गया बच्चे लोगों? कंटेंट। कंटेंट बोले तो क्रोमेटिड का नंबर बढ़ गया, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा। कंटेंट बढ़ा है, नंबर नहीं बढ़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, नॉट रेप्लिकेशन। इट इज अ डुप्लीकेशन। डबल होना किसका? क्रोमेटिड मटेरियल का या क्रोमोसोम मटेरियल का। क्रोमेटिड का डबल होना ही क्या कहलाया? हमारा क्रोमेटिड कहलाया। क्लियर। चलिए, जैसे अगर हम यहाँ पे और थोड़े से आपके लिए अच्छी और प्यारी प्यारी बातें करूँ तो सुनिए। तो यहाँ पे क्या क्या होगा आपके पास एस फेज में? देखिए एस फेज में सेंट्रियोल का नंबर भी होता है डबल। किसका नंबर होता है बच्चे लोगों? डबल। सेंट्रियोल का नंबर हो जाएगा डबल, ठीक है। यहाँ पे आपको डीएनए का नंबर क्या दिख जाएगा? डबल। डीएनए भी हो जाएगा डबल। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे लोगों? हिस्टोन प्रोटीन बन जाएगा। कौन सा बनेगा? हिस्टोन प्रोटीन बन जाएगा। क्लियर। और कुछ बनेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे मैंने कहा सेंट्रियोल भी हो जाएगा डबल। ये सब खास बातें हैं जहां पे क्या हो रहा है? सेंट्रियोल हो जाएगा डबल, ठीक है, जो सेंट्रियोल भी हो जाएगा डबल।
तो ये बेसिकली बातें हम कर रहे हैं अपने सेल साइकिल में। अब जैसे ही आपका एस फेज के बाद G2 फेज में जाएगा तो यहाँ पे हमें नंबर दिखाई देगा डबल होता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। किसका बच्चे लोगों? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा क्या बच्चे लोगों? डबल। क्या हो जाएगा बच्चे लोगों? ये डबल। और दूसरी बात यहाँ पे हमें क्या बनता हुआ दिखाई देगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन हमें बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। क्लियर है क्या? अगर इतना कुछ हो जाता है तो फिर ये सेल कहाँ चला जाएगा? ये डिवीजन में चला जाएगा, उसके बाद ये एम फेज में चला जाएगा। क्लियर है क्या? अगर इतनी सी बातें क्लियर है तो और थोड़ी सी बात सुनिए। मैंने यहाँ क्या क्या बताया आपको? मैंने यहाँ आपको बताया कि इस वाले फेज में यहाँ पे सेल ऑर्गेनल डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे लोगों? सेल ऑर्गेनल डबल हो जाएगा। डबल सेल ऑर्गेनल डबल हो जाएगा। आरएनए और प्रोटीन बनेगा यहाँ पे, आरएनए एंड प्रोटीन। क्लियर? इस तरह का चीजें हमें देखने को मिल जाएगा। और मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सबसे ज्यादा इसी फेज में रहता है। ये सारा एस फेज के बारे में हमने बात कर लिया। क्लियर है क्या? चलिए, अगर इस तरह सा बात क्लियर है तो एक दो सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं कि क्या सवाल आता है। अगर मैं बात करूं एक सवाल के बारे में, चलिए ऊपर देखते हैं हम लोग सवाल क्या है, फिर सवाल पे बात करें। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास कि जीवन फेज में, किसमें बच्चे लोगों? जीवन फेज में हमारे पास मान लेते हैं कि 4 डीएनए था। कितना डीएनए था बच्चे? 4 डीएनए था। ठीक है, 4 डीएनए था और एंड 4 क्रोमोसोम था। क्या था बच्चे लोगों अपने पास? 4 क्रोमोसोम था। 4 क्रोमोसोम था। 4 ही डीएनए थे अपने पास और 4 ही क्रोमोसोम थे। किसमें? हमारे पास G1 फेज में। अगर जैसे ही ये आपके एस फेज में एंट्री मारता है, ठीक है, एस फेज में एंट्री मारेगा या G2 फेज में देखें, अगर हम इसको या G2 फेज में हम इसको देखें तो हमें डीएनए और क्रोमोसोम का नंबर में क्या डिफरेंस दिखाई देगा? ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? जैसे ही ये G1 से एस फेज में जाएगा तो किसका नंबर डबल हो जाएगा? डीएनए का नंबर डबल हो जाएगा। मान लेते पहले डीएनए कितना था G1 में? 4 डीएनए था आपके पास। ठीक है, 4 डीएनए था। तो जैसे ही वो एस में या एस के बाद G2 में जाएगा तो कितना डीएनए हो जाएगा? 8 डीएनए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है बच्चे लोगों? डीएनए का रेप्लिकेशन होना होता है। डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूं कि यहाँ पे क्रोमोसोम 4 है। कितने बच्चे लोग अपने पास? 4 क्रोमोसोम था। कहाँ पे? G1 फेज में। ये मान लेते अपने G1 फेज में 4 क्रोमोसोम था G1 में। ठीक है, अगर यही जब एस फेज में जाएगा तब भी वहां पे कितना ही रहेगा आपके पास? 4 ही क्रोमोसोम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता। तो क्या बढ़ता है? यहाँ पे कंटेंट बढ़ता है। क्या चेंजेस आएगा? देखो, पहले आपके पास क्रोमोसोम कुछ इस तरह से रहा होगा। 4 क्रोमोसोम है तो 4 ही क्रोमोसोम रखते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह का 4 क्रोमोसोम पहले हमारे पास था। जैसे ही आपका जीएस में जाएगा तो क्या चेंजेस आ जाएगा वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्या चेंजेस इसमें क्या क्या आ जाएगा? देखिए, इसमें चेंजेस ये आएगा कि एक इस तरह से क्रोमोसोम बढ़ जाएगा आपके पास। देखिए, जितना सेंट्रोमियर उतना ही क्रोमोसोम का नंबर। G1 फेज में भी हमारे पास, और ये आप मान लीजिए G2 फेज, मान लीजिए G1 में भी हमारे पास 4 ही क्रोमोसोम और G2 फेज में हमें क्या मिलेगा? 4 ही क्रोमोसोम मिलेगा। पर डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड के साथ रहेगा, पर यहाँ पे क्रोमोसोम आपका डबल क्रोमेटिड के साथ देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अगर ये बातें क्लियर है तो इस तरह के सवालों के जवाब आप दे सकते हैं कि डीएनए का नंबर इसके बाद क्या होगा या क्रोमोसोम के बाद नंबर इसके बाद क्या होगा। ये जो सवाल आपको पूछे जाते हैं वो सवालों का जवाब आप इजीली दे सकते हैं। क्लियर है क्या? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक क्रोमोसोम को समझ लेते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी एक बार देख लीजिए आप लोग कि क्रोमोसोम होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं हमें। तो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम को बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्रोमोसोम, यहाँ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल को भी हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये क्रोमोसोम, ठीक है, तो क्रोमोसोम होते कैसे हैं? देखिए, मान लीजिए अपने पास ये है, आपके पास एक क्रोमोसोम है। क्या है बच्चे लोग अपने पास? ये
एक क्रोमोसोम है। किताबा तुम मिलो तो सही, कुछ इस तरह से हमें क्रोमोसोम दिखाई देता है। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि इस क्रोमोसोम का किस्सा कहानी क्या है, ये क्रोमोसोम में कौन सी चीजें क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की हिस्ट्री देखें तो हम लोग, तो हमें क्या दिखाई देगा उसकी बात सुन लीजिए आपको पहले। सबसे पहले जो व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको, वो है हमारा सेंट्रोमियर। कौन सा मियर बच्चे लोगों? सेंट्रोमियर। ठीक है, आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। कौन सा कोर बच्चे लोगों? काइनेटोकोर। ठीक है, उसके बाद ये जो देख पा रहे हैं आप यहां से लेकर के यहां तक, ये है क्या हमारे पास? क्रोमेटिड। कौन सा चीज है बच्चे लोगों? ये क्रोमेटिड है। और ये क्रोमेटिड कहां से कहां तक? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आपस में। ठीक है, अगर इसमें देखें तो क्रोमेटिड में क्या होता है, ये वाला जो चीज है इसको हम लोग बोल देंगे अपर आर्म। कौन सी चीज बोलेंगे बच्चे लोगों? इसको हम लोग अपर आर्म। अपर आर्म बोले तो इसको पी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? लोअर आर्म। अपर आर्म हो गया, ये लोअर आर्म हो गया, इसको हम लोग क्यू बोल देंगे, पी एंड क्यू। अगर मैं कहूं क्रोमेटिड क्या है, तो क्रोमेटिड एक अपर आर्म और एक लोअर आर्म मिलके बनाता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? आपका एक क्रोमेटिड का। एक क्रोमेटिड में क्या क्या होगा आपके पास? एक क्रोमेटिड में आपके पास होगा एक पी आर्म और एक क्यू आर्म। दोनों आर्म जब सेंट्रोमेर से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्रोमेटिड बोलेंगे। देखिए ये और ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी और क्रोमेटिड के साथ इसका डिस्कस कर लूं, मान लेते हैं ये क्या, ये हुआ, दूसरे का ये वाला हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा बच्चे। क्या कहलाएगा बच्चे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप लोग जवाब देने का कोशिश करें, मन ही मन में देते रहे जवाब। कि मैं कहूं कि इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड की बात करूं मैं, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड की बात करूं तो मान लेते हैं, कलर चेंज करने दो मुझे, टिंग टिंग, नंबर ऑफ क्रोमेटिड। एक तो ये बताना है आपको, नंबर ऑफ क्रोमेटिड बताना है। दूसरा नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। तीसरा नंबर ऑफ काइनेटोकोर्स, कि काइनेटोकोर का नंबर क्या होगा वो बताना है, काइनेटोकोर। और कुछ रह गया क्या कोई सवाल इसमें? इस फिगर में आपको नंबर ऑफ आर्म्स, नंबर ऑफ आर्म भी आपको बताना है, तो आर्म्स भी बता दीजिए आप लोग। पहले मैं इसको इरेज करता हूं ताकि मैं लिख पाऊं यहाँ पे फिर से। चलिए हटा दिया मैंने इसको यहाँ से। चलिए अब आ जाइए फिर इसमें नंबर ऑफ आर्म्स, नंबर ऑफ आर्म। ये सवाल है अपने पास, ये इस फिगर से सारे आंसर को हमें प्रिडिक्ट करना है। क्लियर है क्या? चलिए अगर क्लियर है तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ क्रोमेटिड देखिए। एक क्रोमेटिड तो यहां से यहां तक एक ये है और दूसरा ये है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना हो गया इसमें बच्चे लोगों? 2। कैसे हुआ? एक इधर देख रहे हैं यहाँ इस साइड, एक उस साइड, तो ये आपके पास 2 हो गया। क्लियर है क्या? चलिए अगर 2 हो गया तो आगे अब उसके बाद मैं बात करूं नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। क्या इसमें सेंट्रोमियर कितना है बच्चे लोगों? केवल सेंट्रोमियर हमें इसमें एक ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर है। क्रोमोसोम जब एक है तो सेंट्रोमियर भी कितना होगा अपने पास? एक ही होगा। उसके बाद हमने बात करना है नंबर ऑफ काइनेटोकोर पे। अगर हम देखें तो देखिए सेंट्रोमियर के उस साइड और इस साइड, दोनों साइड एक प्रोटीनियस डिस्क है। कौन सी है बच्चे लोगों? प्रोटीनियस डिस्क है। और एक सेंट्रोमियर को 2 साइड से घेर रहा है, तो एक सेंट्रोमियर में कितने आपके के आसपास कितने काइनेटोकोर रहेंगे? 2। तो ठीक है, तो देखिए एक तो ये हुआ, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, मतलब कितना हो जाएगा? 2। और नंबर ऑफ आर्म्स देखो, पी आर्म क्यू आर्म, 2 हो गया, इधर एक पी आर्म इधर 2 आर्म क्यू हो गया, तो टोटल आर्म्स कितना हो गया? 4। ठीक है, इस फिगर में नंबर ऑफ क्रोमेटिड की संख्या 2, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर की संख्या 1। जितने भी सेंट्रोमियर होंगे उसके दुगुने क्या होते हैं हमारे पास? उसके दुगुने होंगे हमारे पास काइनेटोकोर होंगे। क्लियर है क्या? देखिए नंबर ऑफ सेंट्रोमियर का डबल होता है हमेशा काइनेटोकोर। ये बात याद रहेगी क्या? अगर ये सब बातें याद रहेंगी तो ये अपना
बातों को याद रखेंगे और इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी आपको, क्योंकि हर एक बात मैंने आपको यहाँ पे बता के रखी है, चाहे छोटा लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो, सारे सवाल आपको आराम से सॉल्व होंगे और चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है। बस आप लगातार पढ़ते रहें और हम लोग अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एम फेज क्या है, कैसे एम फेज कैसे काम करता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए